नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और साहित्य 24 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज एक प्रसिद्ध म्यूजिकोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, एक बेहतरीन कवित्री, समाज सेवी, थिंकर। उपाधियां कम पड़ जाएंगी, पर जो कहानी है वो कम नहीं होगी, ना खत्म होगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र कौर जी। तो देवेंद्र कौर जी, आपका साहित्य 24 में स्वागत है, साहित्य 24 में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। खास बात यह है कि दोस्तों, आप साहित्य 24 की को फाउंडर भी हैं और इसके साथ आपका जो जीवन का सफर है वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायी है। तो डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एजुकेशन में आपका एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहा, एक अपर हैंड रहा। लगातार 6 साल तक आपने फर्स्ट रैंक लाया है आपने अपने एजुकेशनल करियर में, और उसके बाद आपने पीएचडी की। आप म्यूजिक की प्रोफेसर रही हैं। आपकी लगभग मित्रों 25 जो किताबें हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में म्यूजिक के ऊपर पढ़ाई जा रही हैं, कोर्स में है, इन सिलेबस है, और 4 कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैम, इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? अभिषेक जी, पहले तो नमस्कार आपको। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं साहित्य 24 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज मेरी इंटरव्यू होल्ड कर रहे हैं। और स्पेशली शुक्रिया फाउंडर हमारे साहित्य 24 की, मैं को फाउंडर हूँ, और हमारे फाउंडर श्री हरि प्रकाश पांडे जी, और जो हमारे साथ अमित जी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी अच्छी मेरी इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ कह दिया आपने, शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं इतना डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ। पर हाँ, आपने जो कहा वो फैक्ट है, किताबों वगैरह। और शुरू से मैं कहती हूँ कि जैसे मैं शुरुआत आपने पूछी है, तो अगर मैं बचपन का अपना कोट करूँ तो मैं किताबों कॉपियों में ही खेली हूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स की जॉइंट फैमिली थी हमारी, और प्रिंटिंग प्रेस थी हमारी, और स्टेशनरी की शॉप थी, बिगेस्ट हाउस इन पटियाला। अरे वाह! स्टेशनरी का। तो मुझे तो याद ही नहीं आता कि कभी बचपन में मैं खिलौनों से भी खेली हूँ। और किताबों कॉपियों का मुझे अब भी इतना शौक है कि शायद मैं किसी स्टेशनरी शॉप में घुस जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें जो कोई भी दुनिया जहान की नहीं करती चीज़ें, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ। तो बचपन से ही किताबों कॉपियों का साथ है मेरा और पब्लिशिंग का भी, तो वहीं मैम, से शौक था। ये जो आपका जो शौक है, इसे आपने कब पैशन में कन्वर्ट कर दिया ये पता ही नहीं चला। और 30 साल, अगर हिंदुस्तान में क्लासिकल संगीत की बात होती है और इसके शिक्षा दीक्षा की बात होती है, तो आपका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और बहुत ही ऊंचे पायदान पे आता है। तो मैम, संगीत की तरफ रुचि कहाँ से हुई? अभिषेक जी, ऐसे है कि संगीत भी एक किस्म से मैं कहूँ तो हमारे घर में ही था, ज्वाइंट फैमिली थी। चाचा जी के बेटे वो वायलिन बजाते थे, बहुत अच्छे वायलिनिस्ट थे, बैंक मैनेजर थे। अभी तो ही इज़ नो मोर। और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में उनके नाम से आफ्टर डेथ ट्रॉफी भी शुरू की थी। और उनकी वजह से बचपन से ही मैं सुनती थी कि बहुत लोगों का जो वोकलिस्ट थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, आते जाते थे घर में हमारे। और वो वोकलिस्ट बहुत प्रैक्टिस करते थे, मतलब ही वाज सच ए गुड आर्टिस्ट। ये नहीं पता था उस टाइम कुछ भी इतने कि इतना अच्छा है, पर संगीत हाँ अट्रैक्ट करता था। और उनकी दो जो एक ज्ञानी जगत सिंह, मशहूर पटियाला के गुरुद्वारे में गुरुद्वारा नवीन सिंह सभा रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा घर था जॉइंट फैमिली का, एक रूम उनको दिया जाता था। तो बचपन से इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं मतलब। और जैसे ही मैं 6th क्लास में हुई तो मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट रखा। तो सब्जेक्ट जैसे रखा, तो वो जो चाचा जी के बेटे थे, तो शायद उन्होंने ना बचपन में ही पहली बार सिखाया 6th क्लास में। हालांकि थ्योरी को उस टाइम कोई समझता नहीं है, तो उन्होंने बेसिक चीज़ें कुछ बतानी शुरू की ना। तो उस एज में मुझे ये रियलाइज हो गया कि म्यूजिक एक परफॉर्मेंस तो है ही, पढ़ने लिखने का भी सब्जेक्ट है ये। कि जैसे उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल है कि अगर सा होगा, संवाद का सिस्टम बताया उन्होंने, कुछ भी बताया, जैसे सा अगर वादी होगा तो माँ संवादी या पा संवादी ही हो सकता है, बीच के रे और गा नहीं हो सकते। तो मैंने उनकी इस बात से कैच किया कि ये मैथमेटिक्स भी है इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी भी है। मतलब 6 में मैंने रियलाइज कर दिया, तो मैंने पढ़ना भी शुरू किया उसी एज में म्यूजिक के बारे में, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं सोची। तो मेरा इंटरेस्ट जैसे जैसे मैं, मतलब ये तो है कि जितना आप किसी चीज़ को पढ़ोगे, जितनी आपको समझ डिवेलप होगी, वो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। जब समझ ही नहीं डिवेलप हुई तो इंटरेस्टिंग क्या लगेगा।
तो मैंने तभी से मैं सीरियसली, हालांकि म्यूज़िक को परफॉर्मेंस समझते हैं लोग और स्टूडेंट्स भी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देते हैं, और मुझे कहना नहीं चाहिए कि टीचर्स भी इतनी सीरियसली थ्योरी को पढ़ाते नहीं हैं, पर म्यूज़िक थ्योरी वाज एज इंटरेस्टिंग फॉर मी एज म्यूज़िक प्रैक्टिकल। तो मैंने दोनों को इक्वल वेटेज दिया, और मैं आई फील लक्की कि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा जितने भी निकले वो अच्छे स्कॉलर्स भी बने म्यूज़िक के, ना कि सिर्फ परफॉर्मर बने। तो वहीं से स्टार्ट हो गया सफ़र, और जैसे मैं पढ़ती गई इंटरेस्ट से, वैसे ही साथ में लिखना शुरू कर दिया। और हार्डली एमए मैंने पास आउट जब की तो मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। पहले जनरल आर्टिकल लिखती थी जब एज ए स्टूडेंट लाइफ, शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी। और मेरे फादर को क्योंकि यही पढ़ने लिखने से कंसर्न होने से वो इनकरेज करते थे बहुत। मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, वो जो लोकल पेपर्स होते थे वो पब्लिश करवाते थे उसमें, तो और इंटरेस्ट डेवलप होता था। मतलब जिस किसी को देखा राह चलते तो मैंने शॉर्ट स्टोरी में लिख देती थी उसके लिए, तो वो मेरी पब्लिश हुई पड़ी हैं, मतलब 70s की वो स्टोरीज। तो उसके बाद फिर फोकस हो गया कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक आर्टिकल्स के बाद भी ये समझ आई। तो ये 79 से ऑनवर्ड जैसे मैंने एमए पास आउट किया तो मैं म्यूज़िक आर्टिकल मैंने बहुत लिखे। तो उसके बाद संगीत मैगजीन है हमारी, हाथरस से निकलती है जो संगीत मैगजीन, तो उसमें एवरी मंथ, वो 1935 से चलती है इंडिया में, एक ही मैगजीन है जो मंथली निकलती है, तब से रेगुलरली निकल रही है। और वो मैंने उसमें मेरे आर्टिकल्स बहुत छपते थे। और एक 87 एक साल है जिसमें हर उसमें मेरे आर्टिकल्स छपे हैं, मतलब एवरी इशू में 12 महीने पूरे। जनवरी फरवरी का उनका विशेषांक निकलता था, बाकी 11 मतलब छपे हैं वो। जैसे जैसे पर मैं पीएचडी भी करने लगी, एमफिल भी की, तो मुझे रिसर्च की तरफ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मैं रिसर्च बेस्ड लिखने लगी, रिसर्च पेपर्स लिखने लगी। फिर समझ आया कि आर्टिकल से हालांकि लोगों को समझ आए या ना आए हो क्या फ़र्क है, पर ऑथेंटिसिटी उसकी ज़्यादा वैल्यू रखने लगी मेरे लिए। उसके लिए फिर बहुत आपको स्टडी करना पड़ता है। रिसर्च पेपर्स बहुत लिखे, फिर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए मेरे रिसर्च। फिर 1987 से मैंने बुक्स लिखनी शुरू की। फर्स्ट मेरी बुक जो पब्लिश हुई थी 1987 में हुई थी। उसके बाद तो लिखते गई, नो लुकिंग बैक। लगभग 30 किताबें आपने लिख दी हैं। एक ऐसी किताब जो आपके दिल के सबसे करीब है? मेरी सारी किताबें मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि मैंने ना उसमें पूरा हार्डवर्क किया है। जितने मेरे लेवल था समझ का, मैं ये नहीं कहती कि मेरा बहुत लेवल है, पर हर एक की समझ के अकॉर्डिंगली। कई बार होता है कि कोई मेहनत नहीं करता, इतनी समझ है तो इस लेवल तक लिख के छोड़ देंगे, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मेरे लिए परफेक्शन चाहिए हर एक चीज़ में। तो जितनी मेरी समझ का परफेक्शन का लेवल है, मैंने उस लेवल तक हर एक अपनी बुक में कोशिश की है। हालांकि पंजाबी यूनिवर्सिटी में पटियाला में म्यूज़िक की किताबें पंजाबी में नहीं होती, कम होती है, तो इन्होंने स्पेशली मेरे से लिखवाई। तो जो भी मैंने किए यूनिक काम है वो मेरा सारा अपना, सारी किताबें। एक है संगीत हिंदी शिक्षा विच मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग। शायद किसी ने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को म्यूजिक के फील्ड में अप्लाई नहीं किया होगा, और स्पेशली मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक बिकॉज बेसिकली आई थिंक आई एम टीचर। तो मेरा ना हमेशा इससे यही रहता है कि मैं कैसे अच्छा पढ़ाऊँ, कैसे मेरे स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हों। एंड आई फील प्राउड कि 36 इयर्स ऑफ जॉब में मुझे कोई कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे स्टूडेंट ने डिसइंटरेस्ट दिखाया हो, या कभी उसने मतलब वो भी उनको कहते, मेरी पीठ पीछे भी कहते सुना कि वी आर लकी वी आर इन हर क्लास। तो ये बात आपको इतना, इट्स नॉट नो लेस देन एन अवार्ड। अगर स्टूडेंट्स आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं तो वो अवार्ड से कम नहीं होता। और मैं अगर मेरा कोई स्टूडेंट क्लास में मेरी कोई बात समझ नहीं पा रहा तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। मैं आके सोचती रहती थी कि इस स्टूडेंट को कैसे समझाऊं कि इसकी समझ में आ जाए मेरी बात। तो मैं उसके लिए वेज एंड मीन्स निकालती थी कैसे। तो मेरी बेसिकली रिसर्च भी रही है म्यूजिक टीचिंग पे है। That's why I said that I am a teacher. Basically I am a teacher, क्योंकि म्यूजिक टीचिंग पे मैंने बहुत स्टडी की है। और हर every day in 36 years, every day was new learning for me till the last day of retirement.
तो मुझे लगा कि ये नहीं सीख रहे मेरे से, मैं सीख रही हूँ इनसे। बिकॉज हर साल आपके पास नए स्टूडेंट्स आते हैं जिनको नए तरीके से सिखाना पड़ता है, आपको नए वेज एंड मीन्स सोचते हो कि इनको कैसे समझ आए। पुरानी जनरेशन के लोग जो 36 इयर्स पहले, 40 इयर्स पहले मेरे स्टूडेंट थे, अब तो 40 इयर्स हो गए, और आज के स्टूडेंट्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। डिजिटली कितना वो देखो अंतर है, और उनकी समझ में भी आज की यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट है। वो और तरह से चीज़ें कैच करती है, उस तरह से नहीं जैसे हमने कैच की थी। और फिर सेकेंडली मेरे में ये रहा कि मेरे, हालांकि आई एम फील लकी कि मेरे इतने अच्छे गुरुज हैं। शायद मैं चेयर पे बैठी हूँ, उसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हूँ, एज प्रोफेसर रिटायर हुई हूँ, तो उनकी बदौलत ही मुझे इतनी अच्छे गुरुज की शिक्षा मिली है। पर फिर भी जब मैंने एज मतलब टीचर मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमें ऐसे नहीं सिखाया गया था। तो मुझे जो मैंने थोड़ी थोड़ी कमियां फील की थी अपनी शिक्षा में, वो मैंने नहीं आने दी आगे स्टूडेंट्स को। मेरे भी मैं भी 1000 रही हूँ, पर मैंने वो नहीं आने दी। हमने शायद वो जो परफॉर्म करते थे एक टीचर, तो वैसे ही कैच कर ली, वैसे ही जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे सीटिंग पोस्चर होता है, कैसे हाथ रखना है सितार पे, ऐसे कैसे हाथ रखना है, ऐसे कैसे रखना है, या थ्योरी को कैसे समझना है। पर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने हर एक चीज़ को साइंटिफिक वे से सिखाया कि ये, और उसके लिए बहुत लिखा भी फिर मैंने। और अब तो फिर यूजीसी के लेक्चर्स ही मेरे इतना रिकॉर्ड हो गए जो इंटरनेट पे है। लगभग 70 से ज्यादा आपके यूजीसी के 87 लेक्चर है, और उसके लिए मुझे OMG रिकॉर्ड का भी आया है। देखिए दोस्तों, 87 लेक्चर्स यूजीसी के रिकॉर्ड हुए हैं, एंड एज दी से रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। सो जो हार्ड वर्क होता है इट ऑलवेज पेज ऑफ, और ये जो मेहनत है जो मैम की, वो आप सबके सामने है। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों के लिए, नए जनरेशन के लोगों के लिए, पुराने जनरेशन के लोगों के लिए, हताश निराश लोगों के लिए आप अपने आप में एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं। तो मैम, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? मुझे तो एक तो हार्ड वर्क करने की आदत ही थी शुरू से, और लकीली मुझे मैं दो तीन चीज़ें कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में शुरू से लेकर अब तक 3 मंत्रास हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। एक तो हार्ड वर्क, किसी भी काम में एक सिंसियर एफर्ट्स पूरी, और पॉजिटिव थिंकिंग। अगर देखो हार्ड वर्क करते हो और सिंसियर एफर्ट्स डालते हो किसी चीज़ में, तो रिजल्ट अच्छा ही होता है। और उसके बाद भी आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता, तो मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है, मैं निराश नहीं होती कभी। टच वुड, मैं आज तक मतलब मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट भी हुआ, और इतनी मेरी सर्जरीज 10 सर्जरीज मेरी हो चुकी हैं, और मैं बेड रिडन भी रही, और आप हैरान हो गए शायद डिप्रेशन में लोग आ जाए। मैं 3 साल तक एक वॉकर के साथ अपने कॉलेज में जाती रही उसमें, और 22 इयर्स बैक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और स्टिल आई एम वॉकिंग विद स्टिक। तो पर मैं डिप्रेशन में नहीं गई, शायद मेरी पॉजिटिव थिंकिंग ने मुझे बचा लिया। और फिर मैं यही समझती हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग थी। शायद कमियाँ हर एक चीज़ में होती हैं, मैं हमेशा से ही ये सोचती रही हूँ कि मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम से, जिनके अंडर मैंने PhD की, सबके बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके। तो दैट वे आई थिंक आई एम लकी। और दूसरी मुझे घर से प्रेरणा मिली कि मेरे फादर एकेडमिकली इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। हम 5 बहनें हैं और एक भाई है, तो मुझे ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं याद आता कि मेरे भाई को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली हो हमसे। और दूसरा, वो हर एक चीज़ को अप्रिशिएट बहुत करते थे, बहुत उनको फाइन आर्ट्स को अप्रिशिएट बहुत करना आता था, म्यूजिक के पीस को, एक एक चीज़ को वो इतना करते थे। और उन्होंने अपने कैसेट्स की कलेक्शन थी, वो जो कवालियों की कलेक्शन थी उनके पास। और इवन पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं पेंटिंग करती थी, आई वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द कॉलेज। तो इतनी पेंटिंग्स मेरी एग्जीबिशन में गई हैं। जब तक पर मेरे फादर अप्रिशिएट नहीं कर लेते थे ना उससे, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि ये पेंटिंग अच्छी बनी है। ये नहीं कि पेंटिंग देखे हाँ 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 अच्छी है, ऐसे नहीं। जो दिल से बाहर निकलती है ना, उसका पता चलता है कि कहाँ म्यूज़िक के लिए वाह किसी ने की। और ये एक म्यूजिशियन के लिए, एक परफॉर्मर के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि अगर किसी के दिल से बाहर निकलती है। तो अगर दिल से नहीं कहने को, आपको खुश करने के लिए कोई कहता है, तो वो नहीं होता।
मैम बीइंग अ फीमेल आपने लाइफ में अपने आसपास बहुत सारी फीमेल्स को देखा होगा, उनका स्ट्रगल देखा होगा, और क्योंकि आप एक नारी शक्ति का स्वरूप है, प्रतिरूप है, तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में भी कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है और उनके लिए बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप उन तियानू कुड़ियानू की संदेश देना चाहोगी, मतलब क्या आप मैसेज देंगे उन लड़कियों को कि वो कैसे वो उस शैकल्स को, उन जंजीरों को तोड़े? देखो वैसे तो बहुत बार ये नहीं कहूँगी कि एकदम पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाएं या किसी के अगेंस्ट हो जाएं, जो अपने उनकी फैमिली ट्रेडिशंस हैं, एक दिन में किसी की थिंकिंग नहीं बदलती होती। खुद एफर्ट्स करो, खुद कुछ बन के दिखाओ, तो पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, आसपास के लोग। अब मैं देखो, मैं सिंगल हूँ बिल्कुल। मैं एक सिंगल लेडी को, और बीइंग फिजिकली डिसेबल, आपको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अपनी सोसाइटी में ही जहाँ रहते हो आपको बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। हालांकि मैं सिंगल हूँ, पर मेरे सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स हैं मेरे। मैं जो हार्ड वर्क करती हूँ, जो मैं जिस तरह से मैं रहती हूँ, सबको दिखाई देता है। मैं किसी से बात करूँ ना करूँ, सबको दिखाई देता है वो बातें। तो आपको उसके लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है अपने खुद को। अगर कोई खुद ऐसा बनना चाहता है, तो उसके लिए पहले तो देखो, खुद जब आप अकेले चलते हो ना, तो लोग आपके साथ हो जाते हैं, अगर आपकी सिंसियर एफर्ट्स होती हैं तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि कोई भी लड़कियां हैं या कुछ भी है, हालांकि मैं देखो एक टीचर रही हूँ, तो कुछ कई बार ना स्टूडेंट्स यंग एज होती है तो मुझे देख के बहुत इम्प्रेस हो जाते थे कि मैम हम भी नहीं शादी करेंगे जी, हम भी आपकी तरह रहेंगे। मैं कहती थी नो, इट्स मस्ट, या तो मेरी तरह बन के दिखा दो। मैं एक दिन में नहीं बनी हूँ, उम्र लग गई है एक बनते बनते मुझे। अगर बचपन में इतनी सिंसियरिटी पेरेंट्स ने देखी है, इतनी मेरी हार्ड वर्क देखी है पेरेंट्स ने, तो वो मेरी बातों से भी कन्विंस। नहीं तो एक पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना कि कोई शादी नहीं कर रही लड़की, वो कैसे है, तो वो एक्सेप्ट करना इजी नहीं है उनके लिए। उनको वो इस बात से कन्विंस नहीं होते। पर जब आपका वो एम एंड एम्बिशन देखते हैं लाइफ का क्या है, और उसके लिए आप उसको अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो वो भी आपसे कन्विंस्ड हो जाते हैं। तो मैं तो खुद कहती हूँ कि अगर जंजीरों को तोड़ना है ना, तो खुद पहले ऐसे बनिए। फिर वो कहते हैं कि अकेला ही मैं चला था जाने में मंजिल की, और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो वो है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते गए, कारवां बनता कारवां गया। बनता और गया, हाँ। दोस्तों ये कारवां इस मुकाम तक आज पहुंचा है कि आज काफ़ी सारे लोगों को आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैम ने कहा कि ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ है, ये एक पूरा प्रोसेस है। और आप सबको पता है कि 22 साल लगे थे, 22 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनने के लिए, और उसके बाद आज ताजमहल दुनिया के, आज इस युग के एक आश्चर्य, 7 आश्चर्य में से एक है, अद्भुत आश्चर्य में से एक है। तो आप यही समझ सकते हैं कि ये एक पूरा प्रोसेस है और हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। मैम, आपकी लाइफ जो आपने यहाँ तक जी है, आप उसे अगर सम अप करना चाहें, डॉक्टर देवेंद्र कौर खुद के लिए क्या है? क्योंकि दुनिया के लिए देखिए आप एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं, कई लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, कई लोग आपको पूछते हैं, कई लोग आपको मानते हैं, कई लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। अगर वक्त में अगर आपको पीछे जाके कोई चीज जोड़नी पड़े, या कुछ बेहतर करना चाहें, या कुछ चेंज करना चाहें, डिलीट करना चाहें, एडिट करना चाहें, तो वो आप क्या करेंगे और आपके लिए आप क्या हैं? देखिए, मैं आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानती अपने आप को, और हूँ भी नहीं, सच में पूछो तो। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मैंने सारी ज़िंदगी काम ही काम किया है, इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और जब काम किया है तो मैंने कभी कोई फल की इच्छा नहीं रखी। जब काम किया है तो काम ही किया है। आप हैरान होंगे कि मैं 22 इयर्स हो गए मेरे एक्सीडेंट को, मैंने अंदर बैठ के, घर में बैठ के काम किया है। मुझे नहीं पता मुझे कोई जानता है या नहीं, ना किसी अवार्ड की इच्छा की है। जितने आप देख रहे हो इधर सर्टिफिकेट्स अवार्ड पड़े हैं, वो मुझे घर से बुला के दिए गए हैं, मैंने कभी नहीं किसी के लिए पूछा। क्योंकि मेरे काम को मिले, मैंने कभी अवार्ड के लिए काम नहीं किया। मैंने काम करना है, वो काम मेरे लिए पूजा है, इबादत है, वो मुझे इनर सेटिस्फेक्शन देता है। और कभी उसके लिए कोई पैसे की तमन्ना नहीं की मैंने। और आप, मैं ऑन रिकॉर्ड्स आज बोलती हूँ कि हमारा फील्ड ऐसा है कि जिसमें आप कमाना चाहें तो लाखों कमा सकते हैं। मैंने 36 इयर्स जॉब की है, नॉट इवन ए सिंगल पेनी किसी स्टूडेंट से ली आज तक, बल्कि उनको घर में बिठा के खिलाया है और उनको पढ़ाया है, ये किया है। कोई स्टूडेंट आज 36 इयर्स में, हजारों स्टूडेंट्स आपके निकल जाते हैं,
कोई नहीं कह सकता कि मैडम ने पैसे लिए हैं। और अब तक जब आप काम करते हो, आपका काम पे मुझे नहीं कोई जानता, बाय फेस मुझे नहीं बाहर जानते, और अगर कोई पूछो डॉक्टर देवेंद्र कौर तो वो जानते मैं हैं, नहीं जानते। मेरी किताबों के नाम वो जानते हैं, मुझे नहीं कोई जानता क्योंकि मुझे देखा ही नहीं किसी ने। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब और हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि जो इंसिडेंट नहीं कि बड़ा वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी आपको कि शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, मेरे पास मैंने फेसबुक पे डाला था अभी, किसी ने मुझे सेंड कर दिया वो पेपर, और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि संगीत रूप पुस्तकां दे लेखक कौन है। क्या बात है। वो क्योंकि मेरी ये किताबें जनरेशंस निकल गई पढ़ते पढ़ते, और जो मेरी ये स्पेशली ये बीए लेवल के स्टूडेंट, बाकी तो रिसर्च बुक्स हैं, तो बीए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए संगीत रूप वो इतना मतलब नाम पॉपुलर हो गया और इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिलती है। और बीए लेवल के लिए भी मैं लिखूं तो मुझे ये होता है कि मैं पूरा रिसर्च वर्क करके अगर आज इतनी सी चीज़ मैंने गलत लिख दी अपनी बुक में कोई, या किसी म्यूजिशियंस के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास करती, तो वो जनरेशंस तक आगे गलत इन्फॉर्मेशन पास हो गई। तो वो हर साल मतलब आपको रिवाइज करनी पड़ती है। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, पंजाब की तीनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस तो मैं देखती हूँ, और जो भी चीज़ नई ऐड हो, जो काटना हो, उसमें हर साल रिवाइज करती हूँ। तो बाकी भी पर हरियाणा में, हिमाचल में, इवन जम्मू एंड कश्मीर तक जाती हैं किताबें, वो चलती हैं, तो मुझे अच्छी होती है। ये मैं बुक आपको दिखाना चाहूँगी, हालांकि दिल्ली की है आपकी, सक्सेस स्टोरीज ऑफ प्रोमिनेंट 6 स्कॉलर्स एंड एजुकेशनिस्ट। ये मुझे अचानक फ़ोन आता है कि आप अपना बायोडाटा दीजिए। एक ये इन्होंने वर्ल्ड के 55-6 स्कॉलर्स लिए हैं जिसके बारे में लिखा है उन्होंने। तो 2-3 बार तो मैंने ऐसे ही सोच दिया कि कौन पता नहीं बायोडाटा मांग रहा है। फिर जब मुझे बड़े बड़े नाम बताए कि इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, तो फिर मैंने दिया। पर दिया तो बहुत, ये 23 नंबर पेज पे है, बेशक आप देखो, तो बहुत अच्छी बुक बनी है और बहुत अच्छा उन्होंने ये इसमें दिया है मेरा। तो मैं उसमें एक तो ये बात बताऊं कि जो अपने आप में आपका फर्म बिलीव होना चाहिए किसी चीज़ में, तो मेरा तो फर्म फेथ है एक अपने रिलीजन में। ये देखिए प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कौर। बिल्कुल, मैं उस रिलीजन वाले क्वेश्चन पे ही आने वाला था कि कितनी स्पिरिचुअल है डॉक्टर देवेंद्र कौर। मन से बिल्कुल स्पिरिचुअल हूँ, बहुत फर्म बिलीवर हूँ। देखो मेरी जिंदगी के ये मोटो हैं 2-3, जो मैं तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिससे मृत सुख होए सगले दुख जाए। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मुझे उसका, किसी इंसान का सहारा हो ना हो, मुझे उसका, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मैं मानती हूँ। अगर आज मेरे साथ अच्छा नहीं भी हुआ ना, मैं डिप्रेशन में इसलिए नहीं जाती कि शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और सोचा होगा, है ना। वो उसकी टेक, उसका सहारा हमेशा मेरे मन में रहता है। और जब ये मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं आई वॉज टोटली बेड रिडन फॉर मतलब टोटली बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। और उसके बाद भी जो मेरी हालत थी, जिस हालत में लोग मुझे देखते थे, कोई और होता तो शायद कितने डिप्रेशन में आ जाता। आप उस टाइम में इजी नहीं होता कि आप वॉकर के साथ 3000 गर्ल्स के बीच में से निकल के जा रहे हो, और मेरे साथ एक हेल्पर छोटा जाता था और मुझे बिठा के आते थे, और वो जो गवा तकिया होता है वो लेके जाके स्टेज पे बिठाते थे, और मेरी पूरी लेग के ऊपर, राइट लेग के ऊपर एक पूरी जो ब्रेस लगी होती थी, इतने इतने भारी वो उसमें लॉक होते थे जो खोल के आप थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके बैठते थे। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालत में सर्वाइव करना। पर मैं बस यही गुरबानी में मेरा फर्म बिलीवर हूँ। मैंने गुरमत संगीत पे, गुरबानी पे काम भी बहुत किया है। तो मैं यही मेरे मन में, जब मैं बिस्तर पे थी हर टाइम रोती रहती थी पहले तो, जब एक्सीडेंट हुआ तो इजी नहीं होता एक्सेप्ट करना। तो जगजीत सिंह की ना वो, तब भी मुझे म्यूजिक ने सहारा दिया कि जगजीत सिंह की वो कैसेट हर टाइम ना शब्दों की मेरे साथ चलती रहती थी कि जू जू तेरा हुक्म तिवे तिम होमना, जय जय रखे आप जाए खलोबना। तो ये बात ना मेरे मन में उतर गई कि जैसे उसका हुक्म है ना, वैसे ही होना है, मैं जितना मर्जी चाहूँ। तो फिर धीरे 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 मैंने, मतलब ये 2 चीज ऐसे है कि मैं हमेशा मानती हूँ, जब मैं कभी लगता है कि मुझे किसी चीज़ का सहारा नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि जो जो तेरा हुक्म तेरे पे होगा।
जति साहिब की टेक नानक मन में है, ये तो मेरी जिंदगी का मूल मंत्र है। तो जिसको उसका सहारा है, मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से भी। अब कोई काम करने से डर नहीं लगता, कोई बड़े से बड़ा काम कोई कहे मुझे डर नहीं लगता, मैं घबराती नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे उसका सहारा है। हो गया तो उसकी इच्छा है, अगर नहीं हुआ तो वो भी उसकी इच्छा है। मैंने अपनी पूरी सिंसियर एफर्ट्स उसमें डाली हैं, ये होता है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव साइड में देखती ही नहीं, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठती, बल्कि कुछ बैठती हूँ तो यही बातें करती हूँ कि उनके थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाए। तो दोस्तों, कहा गया है कि हर किसी की किस्मत में खिलते रहे हैं फूल, गम ना कर मेरे साथी, हंसी ना जाना भूल। और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ थी। समय का अभाव है, तो इसलिए हमें इस इंटरव्यू का पटाशे समापन यहीं पे करना होगा। पर जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से हताश हैं, निराश हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर देविंदर कौर जैसे लोग आपके सामने हैं, हमारे समाज में मौजूद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, और कितने बड़े इंस्पिरेशनल फिगर हैं। बेड रिडन 3 साल, उसके बाद भी आप देखिए कि नए नए कीर्तिमान आप स्थापित करते जा रही हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में एक बहुत बहुत बड़ा नाम, पटियाला घराने का नाम रोशन करती हुई डॉक्टर देविंदर कौर हमारे साथ थी। आप सभी का साहित्य 24 के साथ जुड़ने के लिए, साहित्य 24 के साथ जुड़ने के लिए मैं अभिषेक तिवारी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, मैं भी थैंक्स करने से पहले एक लोगों को लिए जो अपने ही नज्म की एक कहूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी एक खूबसूरत नेमत है उसकी, ऊपर वाले के लिए ही मैंने लिखा है। ज़िंदगी एक खूबसूरत नेमत है उसकी, जीने का कोई भी बहाना सीखिए, खुशी को अपने चेहरे पे सजाना सीखिए। हमेशा हर नहीं होता कि अंदर से खुशी हो, खुशी को अपने चेहरे पे सजाना सीखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग फेस, इट कॉस्ट यू नथिंग बट गिव्स प्लेजर टू अदर्स। बिल्कुल, ऑलवेज कीप योर स्माइलिंग फेस। और दोस्तों, ये समापन नहीं है, एक पहला जो भाग है समझिए आज ये समाप्त है। बहुत ही जल्द इसके आगे इनकी कविताओं, कहानियों की जो जर्नी है उसको लेके हम हाजिर होंगे साहित्य 24 पे। अभिषेक तिवारी की ओर से और डॉक्टर देविंदर कौर की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभिषेक जी और साहित्य 24।